क्या हाल चाल, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है आज मेरे प्यारे बच्चों। द हिंदू और बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस में जो भी न्यूज थी, एडिटोरियल्स थे, सब पुराने, सब कुछ मैं करा चुका हूं। फिर भी कुछ नया करने की कोशिश की है उन्हीं पुराने आर्टिकल्स पे, यानी कि जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं, आज वो आए हैं और क्या करने की कोशिश की है। 6 यानी 5 और +1 यानी 6A से 6 निबंध आपको लिखवाने जा रहा हूं। 6 का मतलब 6। तो चूंकि बिहार पीसीएस 70th का मेंस चल रहा और इत्तेफाक से कुछ बच्चे मुझे भी मिले हैं। यूपी पीसीएस का चल रहा, ढेर सारे बच्चे थे मेरे पास, लेकिन पता नहीं कैसा रिजल्ट आया, अच्छे अच्छे बच्चे बाहर हो गए। तो 4-5 ही बच्चे हैं जो मेरे अंडर में मेंस लिख रहे हैं। हालांकि वो मैंने केवल मेंस मेंटोरशिप में दे रहा हूं। 2025 का प्रीलिम्स का सेशन पूरा कराऊंगा, मेंस का पूरा कराऊंगा, तो 25 से मेरी काउंटिंग स्टार्ट होगी कि यूपीपीसीएस में मैंने कितने रिजल्ट कराए अपने स्टूडेंट्स के। तो स्वाभाविक है आईएएस और पीसीएस बिहार और यूपी के बच्चे जो मेंस लिख रहे हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है आज के सेशन से। और यूपीएससी के बच्चे ऑब्वियस आपको तो इसे सीखना ही है। 2 सबसे अच्छे मुद्दे आज जो पिछले एक हफ्ते से चर्चा में है। पहला है जुडिशरी को लेकर के, जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस, इन दोनों मुद्दों को लेकर के जस्टिस यशवंत वर्मा का केस, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके। आज उसी रेफरेंस को लेकर के 3 निबंध डेमोक्रेसी से जोड़ करके, जस्टिस से जोड़ करके आपको कराने जा रहा हूं। तो 3 निबंध आप पूरा 1000 से 1200 शब्दों में लिखना सीख जाएंगे और यूपी पीसीएस वाले और बिहार वाले 700 से 800 शब्दों में उसको लिखना सीख जाएंगे। इसी प्रकार से आज का एक अच्छा टॉपिक आया हुआ है और वो टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों द हिंदू में आया है डेटा पॉइंट के नाम से, जिसमें डेटा दिया गया कि साउदर्न स्टेट जो है, दक्षिणी राज्य जो है, इनकी जीडीपी की ग्रोथ तेज है, लेकिन तेज होने के बावजूद भी वो कुछ जिलों तक सीमित है। यानी जो डेवलपमेंट में रीजनल इंबैलेंस है, विकास में जो क्षेत्रीय असमानता है कि एक क्षेत्र एक्स में विकास हो रहा है, यानी जिला ए में विकास हो रहा है, जिला बी में नहीं हो रहा है। आज हम उस विषय को पकड़ेंगे और इसमें तो केवल साउदर्न स्टेट का लिया मैंने। सुनील व्यक्ति इनपुट नाम से जो एक कॉलम आपको मैं अपना देता हूं, उसमें सुनील व्यक्ति इनपुट के नाम से मैंने पूरे देश में रीजनल इंबैलेंस को अलग से दे दिया है और फिर उसके बाद उस पर 3 ए से कंप्लीट, नॉट केवल उल्लेख करूंगा, 1000 से 1200 शब्दों में 3 निबंध का पूरा कंटेंट दूंगा और निबंध कैसे लिखते हैं वो सारी चीजें आपको सिखा चुका हूं, यहां भी एक बार बता दूंगा। तो कुल मिलाकर के आज 5 + 1 यानी 6 निबंध की क्लास है और यही है हमारा एडवांस आईक्यूआईपी एडुलैब, यानी एजुकेशन अब लेबोरेटरी बन चुका है। एडुलैब यही है एजुकेशन, यानी अब जैसे विज्ञान में प्रयोग होते हैं वैसे प्रतिदिन मैं इन 3 अखबारों में, पीआईबी में, डाउन टू अर्थ में, यूपीएससी के लिए ढेर सारे प्रयोग करता हूं। बाकी आप सब बच्चों टेलीग्राम, ये जो हमारा इंस्टा चैनल, इसको प्लीज डाउनलोड करते चलिएगा, इसको मतलब इसको सब्सक्राइब करते चलिएगा। उसके पीछे रीजन यह है कि इस पर बहुत जल्द चीजें आने लगेंगी। थोड़ा प्लान हो रहा है कि आए तो कुछ अलग करते हुए आए। याद रखें आईक्यूआईपी एडुलैब जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल, यानी जो मैं चलाऊंगा, तो स्वाभाविक है समय की कमी एक बाधा मेरे साथ रहती है, बट इसको आप लोग बना के रखिएगा। जब भी शुरू होगा, आज कल 2 दिन 5 दिन, तब उसमें यह तहलका होगा। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कल आप शुरू कर देंगे। जी हां, लेकिन इसी बीच आज एक बच्चे का मैसेज आया है जिसके, और वो अपनी क्लास में होगा भी, बेटा तुम फटाक से सामने आओ। अभिषेक कृष्ण उर्फ राजा, ये मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है, अभी भी हर एक कोर्स का हिस्सा है। अभिषेक कृष्ण आज आना एक बार मेरे प्यारे बच्चों। तो अभिषेक कृष्णा ने एक मैसेज किया है, तुम हो क्लास में तो फटाफट आ जाओ बेटा। वो मैसेज मैं आपके सामने रखता हूं और 2000, ये देखो आ गया अभिषेक, ये देखो आ गया है, ठीक है। आप
कमेंट देख रहे होगे, लास्ट में अभिषेक श्रीवास्तव राजा नाम से, ठीक है, पुराना अपना बच्चा है और अनअकैडमी से ही मुझे फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैं अपने हर एक बच्चे पर निगाह रखता हूं। कभी किसी का रिप्लाई होता नहीं, रोज लोग खपा हो जाते हैं, लेकिन अभिषेक से पूछो इसका कितने दिनों के बाद, इसके भी कई मैसेज हैं, गुरुजी हैप्पी गुरु पूर्णिमा, गुरुजी दिवाली है, होली नहीं कर पाता हूं, लेकिन ये तब भी नाराज नहीं हुआ कभी। इसने आज अपनी समस्या बताई, तो मैसेज में सबके देखता हूं, लेकिन जब अब मैं हैप्पी गुरु पूर्णिमा दिवाली होली एक बार आपको विश कर दिया, हो गया कि गुरुजी का तो आ ही गया। अब इसने जो आज लिखा है, तो मैसेज में सबके देखता हूं, लेकिन जो मुझे लगता है कि एक्चुअल में नीड है उनको मैं अवश्य। इसने लिखा हेलो सर प्लीज हेल्प, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब मिक्स हो रहा है, एग्जाम डेट जैसे जैसे नजदीक आ रही है, 5th अटेम्प्ट है सर, प्लीज हेल्प मी। तो मैंने इसको रिप्लाई किया, बेटा अभी तुम हिंदू वाली क्लास में आओ। क्या बोला मैंने इसको, बेटा अभी तुम हिंदू वाली क्लास में आओ, बेटा अभी तुम हिंदू वाली क्लास में आओ, ठीक है। इसने लिखा जी सर थैंक्स। तो ये मैं चाहता इसको पर्सनल बता देता, लेकिन ये सबकी समस्या है। क्या मैं इस बात से आप सभी बच्चों को जो 25 वाले अभी क्लास में हैं, क्या मैं सहमत करा सकता हूं कि नहीं कि यह समस्या सबकी समस्या है, जिनका भी 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट या 5 अटेम्प्ट हो चुका है, क्या ये सबकी समस्या नहीं कि सर सब मिक्स हो रहा है, अब क्या करें। यानी असली चुनौती यही है। और आपको याद होगा अभिषेक बेटा, मैंने तुम लोगों से कहा था पहले कि इसी चुनौती के लिए सुनील अभिव्यक्ति इस बार बहुत कुछ छोड़े हुए हैं मार्केट में जो उनको ऑफर है। खैर इन सब चीजों की कभी कद्र होती नहीं है कि मेरे पास क्या क्या ऑफर, और सब रिकॉर्ड में है। कभी मौका मिला मेरा बच्चा पहली दूसरी पांचवी आप सबको बताने के लिए, तब डेटा के साथ कि क्या क्या छोड़ा हूं, कितने पैसे छोड़ा हूं, केवल इसीलिए कि 2025 को तहलका बनाना है। और उसके लिए मैंने क्या कहा था, 1 अप्रैल से मैंने क्या बोला था कि बच्चे पीछे कुछ कमियां रह गई हैं, कि जैसे ये जो 2 महीने होते हम लोग क्या करते थे, आपको छोड़ देते थे या यूट्यूब पे ला करके लंबे लंबे लेक्चर दे रहे। 1 अप्रैल से उसी का समाधान पूरे के पूरे 50 चैप्टर आप सब पढ़ रहे हैं, अलग बात है, पूरे के पूरे 50 चैप्टर प्लस 25 चैप्टर यानी 75 चैप्टर में प्रतिदिन फिर आपके सामने आ रहा हूं। याद रखिएगा 15 चैप्टर सीसेट हो चुका है, तो टॉप 50 में मैंने सब बना लिया है। अगर आप सब कहेंगे तो अभी एक सरसरी निगाह से दिखा दूंगा पिछले 5 दिनों से, क्योंकि समय लगता, सुन लीजिएगा। एनवायरमेंट का मैंने आप लोगों को भेज दिया है, एनवायरमेंट के 15 चैप्टर्स प्लस उसके अंदर जो जो पढ़ना है, ऑब्वियसली पढ़ना तो सब कुछ होता है, लेकिन मैंने वो दे दिया कि एग्जाम के टाइम पे हमें इस पे अधिक फोकस रहना। इकोनॉमिक्स पॉलिटी का दे दिया है, इस बार मेरा 3 सब्जेक्ट पर ही सबसे ज्यादा फोकस था, पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरमेंट पर। मैंने साइंस का बना लिया। आज ही आप लोगों ने कहा था कि सर 1 अप्रैल मतलब मैसेज आया, मैंने लिख दिया था बेटे घबराइए मत, मैंने 1 अप्रैल कहा, तो साइंस को 15 चैप्टर वो भी बन के रेडी है। ऐसे इतिहास के लगभग 35 चैप्टर हैं जो बन के रेडी हैं, और ज्योग्राफी के लगभग 20 चैप्टर बन के रेडी। इन सब को यानी जो आदित्य सर ने बनाया था उसको भी मैंने एक नया रूप दिया है। कल ही उनसे पीडीएफ मैंने मंगाई, आप सब क्लास में पूछेंगे तो बताएंगे भी, उसको मैंने मंगाया, उसको एक नया रूप दिया। यानी अब मैंने टोटल जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो सकते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, और ऐसे नहीं, एविडेंस बेस्ड। एविडेंस बेस्ड का मतलब क्या होता है, एविडेंस बेस्ड का मतलब हुआ कि 2011 से 24 तक जहां से क्वेश्चन आए उसको लिखा गया कि इसी चैप्टर से इतने आए हैं, इसलिए मेरा पहला चैप्टर ये। तो जिन बच्चों को भी घबराहट है कि सब मिक्स हो रहा है, वो मिक्स होगा, उससे मैं आपको बचा नहीं सकता हूं, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट इतने से दिमाग की अलमीरा कितनी बड़ी है आप स्वयं सोचिए। और आपकी किताबें, आपके नोट्स, आपके लेक्चर अगर पूरे एक अलमीरा में रखे जाएं तो पूरी 2-3 अलमीरा भर जाएंगी। उस 2-3 अलमीरा की पूरी जानकारी 20, 22, 23 सालों तक आपने जो पढ़ा सब इस छोटी सी अलमीरा में बंद है। तो अलमीरा छोटी है तो मिक्सअप तो होगा ही होगा, और आप इसको बैलेंस भी नहीं कर सकते, ऐसे उठा के ऐसे कर लिया, ऐसे उठा के। घर की अलमीरा को तो आप बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो मिक्स होगा, लेकिन उस मिक्स की काट मैं लेके आया
यानी वो सारे चैप्टर जिस पर फिर मैं यहीं प्रतिदिन बैठूंगा सुबह सुबह और आपसे कहूंगा बेटे आज का चैप्टर नंबर 1 ये है। लेकिन इस बार इकोनॉमी और पॉलिटी ऐसे नहीं है, एक इकोनॉमी, एक पॉलिटी, एक एनवायरमेंट, एक ज्योग्राफी, एक साइंस, एक जो भी मिक्स है, यानी कि जितने सब्जेक्ट है पॉलिटी, सॉरी, तो 6 सब्जेक्ट है, सबके एक एक चैप्टर, यानी एक दिन में 6 चैप्टर दूंगा, 2 दिन दूंगा, 1 अप्रैल को दूंगा, 2 अप्रैल को खत्म करना है, 3 अप्रैल को दूंगा, 4 अप्रैल को खत्म करना है, यानी फिर 5 को दूंगा, 6 तक को टाइम दूंगा, 7 को दूंगा, 8 तक का टाइम दूंगा। तो आपको मिक्सिंग से बचाने का तरीका ये बहुत पहले से तैयार है। और ये मत कहिएगा कि अभिषेक के मैसेज के रिप्लाई में मैं कह रहा हूं, ये मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूं कि इस बार अप्रैल और मई में आपका पीछा छोड़ूंगा नहीं। आई थिंक कि थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रही होगी। और 15 चैप्टर हमारे सीसेट के रवि सर वो भी पीछा नहीं छोड़ेंगे 1 अप्रैल से। तो आई थिंक कि जो ये मिक्सिंग वाली समस्या है उसका सलूशन मैं आप लोगों को दे पाया हूं। एक बार मुझे बताना आप सभी लोग कैसा लगा ये प्लान मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है सभी बच्चे? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस बार मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। जो 250 बच्चे अप्रॉक्स प्रीलिम्साथॉन में है, जो पीवाईक्यू एफपीक्यू बैच में, आधारशिला बैच में है, मैक्सिमम सब पीवाईक्यू में है, तो मैं सबको मिला करके 250 बच्चे मानता हूं। जो सीरियस है, चूंकि इसमें 26 वाले भी हैं, तो उनको उन सबको हटा दिया जाए तो 250 बच्चे इस बार बहुत कोशिश कर रहे हैं। और उन 250 बच्चों पे ही पूरा दांव है। अब आगे मेरी किस्मत, आपकी मेहनत, तो मजा आएगा, बस इतना ही कहूंगा आपको, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा। क्या क्या है तो देख सकते हैं। 3 टॉपिक क्या आपने पढ़ा है? इन हाउस इंक्वायरी कैसे की जाती है, ये वही यशवंत वर्मा जी वाला केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, मैंने आपको सब विस्तार से पढ़ा दिया था। तो स्वाभाविक है ये मुद्दा चर्चा में था। आईएएस में भी जुडिशरी और डेमोक्रेसी को जोड़ करके प्रश्न पूछा गया, तो ऑब्वियस वो दिखाता है कि स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। तो मैंने क्या किया कि आईएएस के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए पूरा का पूरा कंटेंट यहां पर रेडी कर दिया। एक मिनट, स्टेट पीसीएस में सभी बच्चे एक बार ध्यान देंगे कि यूपीएससी, बीपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, ठीक है, झारखंड पीसीएस, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये जितने, पंजाब, मेरे प्यारे, इन सभी एग्जाम्स में अगर ऐसे पूछा जाएगा तो क्या ये आज की चर्चा फ्रूटफुल होगी कि नहीं होगी? तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में पहली स्लाइड में अब ये प्रतिदिन लिखा रहेगा कि ये जो एडवांस आईक्यूआईपी एडू लैब है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर है? और इसका मोटो है डोंट जस्ट रीड न्यूज, मास्टर इट, यानी न्यूज को केवल पढ़ो मत, उसको मास्टर कर लो। मास्टर मतलब देख सकते हैं कि वही टॉपिक जो मैं आपको करा चुका हूं, जस्टिस यशवंत वर्मा वाला और जुडिशियल इंडिपेंडेंट और स्थिति उनकी जो भी है, और प्लस ट्रांसपेरेंसी, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। उसके बाद भी जब टॉपिक नहीं मिले आज के, तो मैंने क्या निकाला आप देख सकते हैं, आंतरिक जांच कैसे। तो मैंने क्या पकड़ लिया कि भाई चलो इनको ऐसे करा दिया जाए। और वो भी फिर दूसरा, सरकार और विपक्ष ने कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की मांग की, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों विषय सेम वही है जो कुछ दिन पहले आपको पढ़ाए गए थे। हां, ये एक न्यूज हो जाती है कि सरकार और विपक्ष ने एक मीटिंग की और कॉलेजियम सिस्टम में रिफॉर्म की मांग की। तो अब इन दोनों को लेकर के मैंने 3 ऐसे आपको कराए, यानी कराने जा रहा हूं। फिर अगला टॉपिक आता है, अधिकांश दक्षिणी राज्यों में विकास कुछ जिलों तक ही सीमित है। ग्रोथ इन मोस्ट साउदर्न स्टेट इज कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स। इसका मतलब, अब भाई देखो, ऐसा क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा प्रश्न आने वाला है कि भाई दक्षिणी राज्यों में विकास कुछ जिलों में ही सीमित क्यों है? आएगा? आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं आएगा, असंभव। मैं भी कहूंगा बिल्कुल नहीं आएगा। तो फिर इस टॉपिक की का यूटिलाइजेशन, चूंकि इसमें डेटा बहुत अच्छा था और
जीएस पेपर 1 सोसाइटी में भी रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद सिलेबस का पार्ट है। यानी जब भी मेरे बच्चों विकास असंतुलित होता है, कुछ क्षेत्रों में विकास ज्यादा होता है और कुछ पिछड़ जाते हैं, जो पिछड़ जाते हैं उसमें ये इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, आर्थिक पिछड़ापन, क्षेत्रीय भावना, रीजनल एस्पिरेशन के विकास का एक महत्वपूर्ण फैक्टर, एक महत्वपूर्ण कारक बनता है। तो मैंने कहा चलो भाई इसी बहाने आज वो भी टच कर देता हूं, उसके बाद समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, जीएस पेपर 3 भी टच कर देता हूं। और केवल इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं मेरे बच्चों, सोशल जस्टिस भी। वाई? अरे भाई, जो जिले पिछड़े हैं वहां के लोगों की तो हेल्थ, एजुकेशन या इस प्रकार का जो सोशल इंपावरमेंट होता है वो भी तो कमजोर होगा। तो ये पूरा घुमा करके, और इसको मैंने क्या कर दिया, 3 निबंध इस पे भी कराने जा रहा हूं और बहुत बेहतर ढंग से। अब उसके बाद पानीपत की लड़ाई मराठा शौर्य का प्रतीक है, फडणवीस साहब ने कहा। तो पानीपत की लड़ाई जिसमें मराठे हारे थे और कैसे वो शौर्य का प्रतीक है, उस पर जाने की बजाय ऑब्वियसली शौर्य का प्रतीक, कोई भी योद्धा मैदान में है, लड़ रहा है तो ऑब्वियसली शौर्य का प्रतीक, बट उसका हम प्रीलिम्स के लिहाज से अध्ययन करेंगे। लेकिन अब आपको अच्छे से पता है कि मेंस की कोई भी चीज मैं छोड़ कैसे सकता हूं। एक बार हिस्ट्री जीएस में पूछा था, इतिहास को प्रकंपित करने वाली, यानी इतिहास को बदल देने वाली, इतिहास को हिला देने वाली तीनों लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों लड़ी गई? तो पानीपत का एक युद्ध ये भी है, 2 युद्ध और भी थे। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप देख सकते हैं इस विषय पर प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। कर्नाटक वन विभाग ने पकड़े गए हाथियों को भद्रा अभयारण्य में सॉफ्ट रिलीज किया। अब भद्रा अभयारण्य चर्चा में प्रीलिम्स में पूछ लेगा। अफगानिस्तान, तो ये अफगानिस्तान का मुद्दा, कनाडा, ट्रूडो, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थे, ये सब एडिटोरियल है बच्चों, इंपॉर्टेंट नहीं थे। इंडियन एक्सप्रेस में भी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ न्यायपालिका की आंतरिक जांच कैसे काम करेगी देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, इन हाउस कमेटी तो वो सारा मैं आपको कराने ही जा रहा हूं। बिजनेस लाइन कपास पैनल, तो कपास के बारे में प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। गठबंधनों का टूटना मतलब नहीं, अभी फिलहाल के लिए बहुत पीछे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं। पीआईबी स्मार्ट पुलिसिंग पहल क्या है, श्वेत क्रांति 2.0 क्या है, ये हम प्रीलिम्स के लिए देखेंगे। आंतरिक जांच कैसे की जाती है, ठीक है, मैंने आपको कल या परसों इसके बारे में बताया था। सरकार और विपक्ष ने कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की मांग की है। तीसरा, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ न्यायपालिका की आंतरिक जांच कैसे काम करेगी, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, तीनों टॉपिक। तो मुद्दा आपके सामने है, सरकार, अगर हम टॉपिक 1 देखें, सरकार और विपक्ष न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बहस कर रहे हैं। यानी कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेज यानी एक समूह, उस समूह में जो लोग हैं वो न्यायपालिका से ही जुड़े हुए हैं और वही न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, यानी स्वाभाविक रूप से जजों की नियुक्ति कर रहे हैं, उनके ट्रांसफर को रिकमेंड कर रहे हैं। तो स्वाभाविक उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है और इसमें सुधार होना चाहिए। इस विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके बहस कर रहे हैं और वही विषय यहां पर आया है कि वो यह कह रहे हैं कि भाई कॉलेजियम प्रणाली में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, सुधार होना चाहिए। अब आगे की न्यूज जरा देखिएगा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायिक पारदर्शिता, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा जो हो रही थी उसका नेतृत्व किया। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो चर्चा थी इस बात पे थी कि कॉलेजियम और जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी पर हमारा क्या रुख हो, और जो एनजेएसी जिस पर 2017 में यूपीएससी ने मेंस का क्वेश्चन भी पूछा था, जिसे 2015 में ही एनजेएसी एक्ट 2014 आया था, जिसमें न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका, एग्जीक्यूटिव की भूमिका भी सुनिश्चित की गई थी, विपक्ष की भूमिका भी सुनिश्चित की गई थी और उसके साथ साथ कुछ गणमान्य व्यक्ति जो देश में प्रसिद्ध हो उनको भी उस कॉलेजियम में जगह दी गई थी, जिसके बारे में मैंने विस्तार से आप लोगों को पढ़ाया। आप लोगों को अलग से इस पर कुछ बताने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वाभाविक रूप से ये सारी चीजें आपको पता है। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी
और एनजेएसी जिसे 2015-14 में लाया गया, 15 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित किया गया। तर्क था सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जो संविधान की आधारिक संरचना है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ। और ऐसे में स्वाभाविक रूप से यह संविधान के आदर्शों के विपरीत है, इसलिए इसे हम शून्य घोषित करते हैं। 2017 में यूपीएससी ने इस पर प्रश्न पूछा। आज फिर से जस्टिस यशवंत वर्मा के मुद्दे को लेकर के यह विषय चर्चा में है और चर्चा का बेस है जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी और एनजेएसी को क्या फिर से लाया जाना चाहिए, जिसके बारे में हमने विस्तार से आपको समझाया था पीछे के लेक्चर्स में। टॉपिक 2 और 3 क्योंकि एक ही है, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस वाले, तो इसमें वही पूरी कहानी आपके सामने रखी गई। 14 मार्च 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग लग गई। ठीक है, अग्निशमन कर्मियों को जली हुई नकदी के बड़े ढेर मिले, जिससे वित्तीय कदाचार का संदेह पैदा हुआ, फाइनेंशियल करप्शन। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने प्रारंभिक जांच की और आगे की जांच के लिए सीजीआई की मंजूरी मांगी, चूंकि आगे की जांच के लिए सीजीआई की मंजूरी आवश्यक है किसी भी जज पर। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया गया, ये आपको पढ़ा चुका हूं। कॉलेजियम द्वारा जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया। प्रीलिम्स का प्रश्न, इनका ट्रांसफर कौन करता है, तो आप देख सकते हैं कॉलेजियम ही करता है। अब आता है यानी फ्री हैंड नोट्स की बारी, जो आपको समझनी है क्या क्या आज कराने वाला हूं। न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो बी सीन टू बी डन, कि दिखे हमें कि हमारे साथ न्याय हो रहा है, यानी ट्रांसपेरेंसी, जो कि स्वाभाविक हमारी जुडिशरी में काफी कम है और भी सिस्टम के जो ऑर्गेन्स हैं उसमें भी कम है। इस विषय पर एक बड़ी अच्छी चर्चा मेरे प्यारे बच्चों आपके साथ में करने जा रहा हूं। एक बहुत अच्छी भूमिका, और सबसे बड़ी बात है इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर दूंगा वो आपको हर एक टॉपिक के साथ, इसीलिए इसको मैं यहां पर ओपन कर दे रहा हूं जिससे कि तुरंत आप कनेक्ट हो जाएं। क्योंकि अभी जैसे बिहार पीसीएस की इत्तेफाक ईश्वर की कृपा है कि बिहार पीसीएस के मेरे पास लगभग 25 बच्चे हैं। बड़ी बात है, क्योंकि ऑब्वियस है मैं कोई क्लास वगैरह तो इसके पहले कभी मैंने बीपीएससी या यूपी पीसीएस की ली नहीं, तो बस सडन जो हिंदू वाले बच्चे थे उसमें से 25 बच्चे आ गए हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर। और सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि रवि सर डीआई में खुद 72 में 69 मार्क्स प्राप्त किए थे, और एसे का हथियार मेरे पास था, तो हम 2 मेजर पोर्शन हमारे पास था, तो इस वजह से मेंटोरशिप देना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया। ऊपर से हमारे पास हिंदू की क्लासेस थी और भी इजी हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, तो उन बच्चों को समस्या क्या आ रही, जैसे समस्या ये आ रही कि कोई भी टॉपिक आ रहा है तो सर इस पे क्या लिखना है, ध्यान से समझिएगा। और एज ए स्टूडेंट हम क्योंकि मेंस लिखने जा रहे हैं तो हमें लगता है परफेक्ट ही होना चाहिए। भाई पहली चीज यही आपको यहां भी सिखाऊंगा, सभी बच्चों को सिखाऊंगा, कोई भी चीज एकदम से परफेक्ट नहीं। आप कम चीजों को अच्छे ढंग से परोसने की कला सीखिए, बस वही निबंध लेखन की असली रणनीति है। लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, कम चीजों को अच्छी तरह से जो परोसेगा वही बेहतर आंसर राइटिंग करने वाला बनेगा, चाहे जीएस चाहे एसे। जो ज्यादा कंटेंट चाहेगा, विश्वास करिए वो गड़बड़ा जाएगा कि कैसे हम किस चीज को यूज करें। तो कम रहेगा तो आप आसानी के साथ, और जब कम रहेगा ना तो आपका नेचुरल एनालिसिस निकल करके आएगा, जैसा मैं आप लोग मुझे पसंद करते हैं कि IQIP यानी नेचुरल एनालिसिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्याय केवल किया नहीं जाना चाहिए, तो एक बढ़िया सा इंट्रो इसके ऊपर अभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। और इंट्रो का जो पूरा पैटर्न मैंने बनाया है आप देखेंगे, कुल मिला के 6 निबंध हैं, और आप देखिएगा पैटर्न क्या है। तो इसमें तो सामान्य पैटर्न मैंने लिया है, यानी क्वेश्चन फॉर्मेट वाला, कि क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ऐसे मैंने उठा दिया है, और फिर निबंध की बॉडी क्रिएट की है, और इस बॉडी में एक एक प्रश्न को डिस्कस करता गया हूं, एक एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में, और जो भी डिस्कस कर रहा हूं उसको जस्टिफाई करता जा रहा हूं एग्जांपल्स के द्वारा, चाहे वो कोई रिपोर्ट हो कुछ भी हो।
फिर इसके बाद एक कंक्लूजन की तरफ मैं बढ़ा हूं, यानी एक बढ़िया सा निष्कर्ष। और कंक्लूजन में इनोवेशन आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, यानी सजेशंस बहुत मिलेंगे। ठीक है, सजेशंस, सुझाव जो मैं नए ढंग से थोड़ा बहुत सोच पाता हूं। तो पहला हम इस विषय पर बात करेंगे। जैसे ही हम अगले निबंध पर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका क्या यह जनता के प्रति उत्तरदायी है? जुडिशरी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इज इट अकाउंटेबल टू द पीपुल? क्यों टू द पीपुल? क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है। इसीलिए यह प्रश्न मैंने बनाया है। नहीं तो ध्यान से समझिए, इस प्रश्न को बनाने के पीछे लॉजिक को आप समझिए। भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका क्या जनता के प्रति उत्तरदायी है? अकाउंटेबल टू द पीपल। व्हाई? भाई कोई कह सकता है ना कि क्यों पीपल के प्रति अकाउंटेबल हो इंडियन? बिकॉज ये पीपल का शासन है, जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन नहीं, जनता अपने प्रतिनिधि चुन करके पार्लियामेंट में भेजती है। इसीलिए भारत की डेमोक्रेसी को, या कहीं पर भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसे क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र, यानी ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि सदन में भेजती है जो जनता के लिए कार्य करते हैं, नीति की परिकल्पना, नीति का निर्माण और नीति का क्रियान्वयन, जिससे कि जनता का जीवन बेहतर हो सके। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए। तो सेम इसमें आप देखेंगे तो यहां पर इंट्रो में चेंजेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, कोटेशंस स्टार्ट हो जाएंगे, डायलॉग फॉर्मेट में मैंने बनाया है, यानी संवाद शैली में। बाकी तो सारी चीजें वही रहेंगी, बट प्रेजेंटेशन हर एक में कोशिश मैंने की है कि बदलता जाऊं। तीसरा प्रश्न है, न्याय में देरी अन्याय के समान है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये सब तो फेवरेट कोटेशंस हैं जो आपने कई बार सुने हैं, बहुत लोगों के मुख से सुना होगा, उसको भी लगा दिया। न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और कुशलता की आवश्यकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 ऐसे अगर हम लोग कर ले गए तो मुझे नहीं लगता है कि आप जुडिशरी, अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी एंड जुडिशरी से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न को, मैं नहीं कहता हूं तीनों आए, हो सकता है कोई चौथा किसी एक हेडिंग से आ जाए, लेकिन अगर उसकी थीम में जुडिशरी लिखा हो, डेमोक्रेसी लिखा हो, तो क्या हम यही सारा कंटेंट जो तीनों में दूंगा यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे भाई, जुडिशरी के सामने जो करंट में सबसे बड़ा मुद्दा है इंडियन डेमोक्रेसी में, जो जुडिशरी की भूमिका, मैं सब विस्तार से अगर आपको समझा के कंटेंट दे दूंगा तो फिर अलग से आपको पढ़ने की इसमें क्या आवश्यकता? चौथा वो कोई भी विषय दे, लिखना आपको वही है जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं। इसलिए सभी बच्चों से आग्रह है, विनम्र आग्रह है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे, जो जो आप पढ़े हुए हैं उसको बार बार मेमोराइज कीजिए, विजुलाइज कीजिए, क्योंकि हम हर एक टॉपिक पर अलग कंटेंट ढूंढेंगे, हम कभी भी बेहतर प्रेजेंटेशन अपने आंसर में दे नहीं पाएंगे। अगर आप अभी समझ जाएं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1-2 साल के बाद आप यही समझेंगे, याद रखिए। चलिए, तो अब मैं आ जाता हूं यानी टॉपिक के ऊपर, और फिर उसके बाद फ्री हैंड इस पर चर्चा स्टार्ट करते हैं। क्लियर बच्चे? हाँ, सोनू, बिल्कुल। सोनू कह रहे हैं कि सर, अगर किसी टॉपिक पर निबंध तैयार कर लिया जाए तो उससे संबंधित जीएस में आने वाले प्रश्नों को भी लिखा है। बिल ऑब्वियस है बेटा, देख मैं क्या कहता हूं, जीएस और एशे के केवल आंसर राइटिंग पैटर्न में अंतर है। बहुत पहले से कहता रहा हूं, जीएस फॉर्मल होता है, एशे इनफॉर्मल होता है, दैट्स इट। बाकी कंटेंट तो यार इसमें भी वही सब लाने हैं, बस प्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाता है, आप सबको पता है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो रहा भाई? पीडीएफ आ जाओ। ठीक ठीक है, तो ये हो गया बच्चे, यही मुद्दा आपके सामने था ना। सरकार और विपक्ष ने कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की मांग की। ठीक है, और जिस पर मैंने आपको एक छोटा मोटा लेक्चर दिया, तीनों टॉपिक आपके सामने रख दिए, तीनों मुद्दे मैंने रख दिए, टॉपिक 1, टॉपिक 2 एंड 3, यहां तक की पिक्चर क्लियर है।
अब निबंध यानी कुछ प्रीवियस का भी जिक्र है यहां पर, लेकिन आज मैं प्रीवियस पर जिक्र बाद में करूंगा, यानी टॉपिक के लास्ट में। सबसे पहले आज मैं इन निबंधों को ही खोलने की शुरुआत करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। न्यायिक नियुक्तियां और कॉलेजियम प्रणाली सुधार की आवश्यकता। ठीक है, अरे भाई ऐसे कहा गया, ठीक है। ये 3 निबंध, यानी क्योंकि उधर का कंटेंट सामी पैटर्न पर बना है तो उसमें आप लोगों को उलझाना नहीं है, क्योंकि सामी पैटर्न वाला आप सबको पता है। तो अब सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों कुछ चीजें, इन तीनों निबंधों पर आप केवल फोकस रहिएगा और देखिए मैं कैसे, ये जो असली IQIP है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे मैं इन तीनों को एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में समेटने जा रहा हूं। यानी ये तीनों का एक साथ IQIP करने जा रहा हूं। एक बार आप आंख बंद करिए, सॉरी पढ़िए, उसके बाद आंख बंद कीजिए। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, एक बार तीनों को पढ़ लीजिए, इसीलिए मैंने स्क्रीन पे ओपन भी कर दिया है, जिससे कि आप इन तीनों को देखें कि मैं कैसे एक साथ इनको डेवलप कर रहा हूं। यानी ओपन लेक्चर आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलें मेरे प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय न्याय प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण और बहुचर्चित विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा। बट हमारा ध्यान पूर्णतः 3 मुद्दों पर केंद्रित होगा। पहला, भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका, क्या यह जनता के प्रति उत्तरदायी है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ स्क्रीन पर। दूसरा, न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। और तीसरा, न्याय में देरी अन्याय के समान है, जो अपने आप में यह आदर्श धारण करती है कि न्याय में देरी अन्याय के समान, यानी न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और कुशलता की आवश्यकता। बट अगर इन तीनों विषयों को हम समझना चाहते हैं तो आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ हमें जानने की आवश्यकता है? जी हां, अगर इन तीनों विषयों को हमें समझना है तो हमें जानने की आवश्यकता है भारतीय न्यायपालिका की संवैधानिक भूमिका नंबर 1 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल क्या है। और आपको पता होगा, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं, इसकी संरचना क्या है, इसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और चैलेंजेस का स्वरूप कैसा है, यह सब हमें समझना होगा सबसे पहले। और फिर हम यह समझेंगे कि वर्तमान न्यायिक व्यवस्था किस हद तक जनता के प्रति उत्तरदायी है और अगर कुछ कमी है तो किन सुधारों की आवश्यकता है। ओहो भाई साहब, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। मुझे डर था कि ये गिर जाएगा, आजकल के माइक वाइक भी अलग, ठीक है। ओके बच्चों, पॉइंट इसके लिए इसको बार बार यार संभालना पड़ता है। पॉइंट इज क्लियर बच्चों? ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। हाँ, ऑप्शनल में प्रियंका कह रही क्या सर ऑप्शनल में? अरे बिल्कुल भाई, PSI और ऑप्शनल के लिए तो मजेदार कंटेंट है। तो अगर इस विषय को आप समझना चाहते हैं, यानी जो मैंने 3 ए से लिखे हैं, बाकी का मुद्दा तो आपको पता है, तो कुछ कॉन्टेक्स्ट पर आपको ध्यान रखना होगा मेरे बच्चों। तीनों के बारे में आपको बस ध्यान रखना है कि भारत का संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाता है या नहीं। आपसे मेरा प्रश्न, आप कहेंगे हाँ सर बनाता है, तो पहला पॉइंट एक, भारत का संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाता है, आपको ध्यान रखना। तो इसकी स्वतंत्रता पर कोई प्रश्न नहीं है। दूसरा, लेकिन क्या न्यायपालिका का केवल स्वतंत्र होना ही पर्याप्त है या उसे जनता के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए? अब देखिए, दूसरे पॉइंट में एक प्रश्न उठा कि भैया केवल आपको न्यायपालिका को संविधान ने स्वतंत्र बनाया है, लेकिन क्या आप केवल स्वतंत्र रहेंगे या आप अकाउंटेबल भी रहेंगे? अभी क्वेश्चन मार्क है, अब आपको सोचना है। और फिर इसी पृष्ठभूमि में हम देखेंगे तीसरी बात कि क्या न्याय प्रणाली पारदर्शी है, क्या न्याय में देरी न्याय को कमजोर नहीं करती है, क्या गरीब और हाशिए पर खड़े वर्गों को समान न्याय मिल रहा है,
क्या न्यायपालिका और सरकार के बीच शक्ति संतुलन सही ढंग से बना हुआ है? ये सारे प्रश्न हमारे सामने, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें संवैधानिक सिद्धांतों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों, समकालीन न्यायिक घटनाओं, और चौथा वैश्विक रिपोर्टों और सतत विकास लक्ष्यों के विश्लेषण से प्राप्त होगा। मैंने इसकी भी संभावना यहां सुनिश्चित की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। तो जहां तक अगर हम बात करें भारतीय न्यायपालिका की संरचना और भूमिका, आप सबको पता है भारतीय लोकतंत्र का एक पिलर है, 3 पिलर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। संविधान का भाग 5 आर्टिकल 124 से 147 और भाग 6 आर्टिकल 214 यानी 214 से 231 न्यायपालिका की संरचना को निर्धारित करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। आर्टिकल 50 अगर आप देखें तो साफ कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का सेपरेशन रहेगा। आर्टिकल 50 भी इसमें आपको याद रखना। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, यानी अगर उसको लगता है, किसको, हायर जुडिशरी को, कि कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्ट या लेजिस्लेटिव एक्ट संविधान के आदर्शों के अनुकूल नहीं है, तो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण, यानी संविधान का संरक्षक होने के कारण, वह उस कानून को शून्य घोषित करेगा, जैसा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 को 2015 में शून्य घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आर्टिकल 32 और 226 हैं जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की नागरिकों की शक्ति को स्थापित करते हैं, यानी नागरिकों को भी संविधान ने सशक्त बनाया। तो आई होप आप यहां तक का मुद्दा समझ गए। तो भारतीय न्यायपालिका का मुख्य कार्य संविधान की रक्षा और कानून के शासन, यानी रूल ऑफ लॉ को बनाए रखना है। लेकिन क्या यह उत्तरदायित्व तो पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निभाया जा रहा है? इसी विषय से ये तीनों निबंध मेरे प्यारे बच्चों गहराई के साथ जुड़े हैं। अब अगर हम इस पहले मुद्दे पे आए तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। पहला मुद्दा क्या कहता है? क्या कहता है? क्या यह जनता के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि पहले हम जनता के द्वारा ही आगे बढ़ेंगे। भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका, क्या यह जनता के प्रति उत्तरदायी है? क्योंकि आप लोग भी जनता है, हम भी जनता है, तो इस टॉपिक से हम जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहला मेरे बच्चों, जब हम इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करते हैं कि पहले हम फोकस करें इसी क्वेश्चन पर, दिमाग इधर उधर ना जाए। भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका, क्या यह जनता के प्रति उत्तरदायी? जुडिशरी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इज इट अकाउंटेबल टू द पीपल? तो पहला प्रश्न क्या आपके मन में यह नहीं उठता है कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही वाई क्यों आवश्यक है? इसलिए मेरे प्यारे बच्चों की न्यायपालिका को, इसका पहला आंसर है कि न्यायपालिका को जनता के मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी होती है, बिल्कुल करनी होती है। ठीक है। दूसरा इसका कि न्यायपालिका को सरकार और प्रशासन के नियंत्रण से मुक्त रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए, तभी वो जनता के हितों को संरक्षित कर पाएगी। बट मेरे प्यारे बच्चों, एक पहला पॉइंट जवाबदेही की बात करता है, दूसरा पॉइंट स्वतंत्रता की बात करता है, और प्रश्न यही है जो जस्टिस यशवंत वर्मा केस के माध्यम से भी उठा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस अपनी इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता और इस अपनी अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। क्या ऐसा है कि नहीं? आप मुझे बताएं। यानी आपको लिखना है कि इसमें एक संतुलन बने रहना चाहिए। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जनता के प्रति उत्तरदायी है, अब इसके लिए आपको चाहिए कंटेंट, क्योंकि आप नहीं तो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और कंटेंट क्या होता है? यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो भी वर्डिक्ट दिए हो, तो न्यायपालिका की जवाबदेही को दर्शाने वाले ऐतिहासिक फैसले, बेटा आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है कि आप मुझे भी बताइएगा। केशवानंद भारती केस 1973, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत, जनता के प्रति उत्तरदायित्व था, तभी तो बेसिक स्ट्रक्चर आएगा जिससे जनता के अधिकार कभी संसद कानून बना करके छीन ना सके। मेनका गांधी केस
1978 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा जो सभी नागरिकों के लिए। लिली थॉमस केस 2013 दोषी सांसदों की सदस्यता समाप्त करने का आदेश। चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया गया 2024, जिससे पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी पर एक बड़ा फैसला कहा गया। तो आप देख सकते हैं, यानी उत्तरदायी है। कुछ पॉइंट मैंने आपके सामने रखे, आगे ऐसे में डिटेल से रखा गया। फिर अगला भाई हमें ये भी इन पर प्रश्न भी उठाए जाते हैं, यानी न्यायपालिका की जवाबदेही पर उठने वाले सवाल। जैसा अब लिखिएगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा केस में जो जुडिशियल इंक्वायरी की जा रही है और जिस तरीके से यह मामला सामने आया है, वह कहीं ना कहीं न्यायपालिका की जवाबदेही पर जो जनता के प्रति है एक प्रश्न उठाता है। तो पहला तो हो गया। कॉलेजियम प्रणाली चर्चा में आई, जिसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी, चूंकि जजों की नियुक्ति जज करते हैं। तीसरा, जजों की नियुक्ति और पदोन्नति में जनता की कोई भूमिका नहीं। आप कहेंगे सर जनता की कैसे भूमिका होगी? अरे भाई, जनता के प्रतिनिधियों, तो जनता के प्रतिनिधि कौन है? संसद सदस्य होते हैं। तो ये कहा जा रहा, यह एक बहुत बड़ा इशू। फिर लंबित मामलों की अधिक संख्या, 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग, किसके? गरीब और वंचितों के। अगला कि न्यायिक भ्रष्टाचार और जजों के खिलाफ कोई सख्त अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं, यानी वो करप्शन कर रहे तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, इसके बारे में कुछ विस्तृत चर्चा ही नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोगों को शायद सिखाया था और अभी भी वो उस बात की मैं चर्चा कर दूं। लोकपाल ने कहा कि जो जुडिशरी के केसेस हैं, यानी अगर हाईकोर्ट का कोई जज कोई करप्शन करता है तो उसका मामला लोकपाल की अदालत में आएगा। अभी कुछ दिन पहले के फैसले में ऐसा कहा गया लोकपाल कानून के अंतर्गत। लेकिन तुरंत उस पर सुआ मोटो स्वतः संज्ञान लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, यह शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। ऐसा होने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। क्या आपने यह मुद्दा मेरे मुख से सुना था? नहीं सुना। एक टॉपिक भी मैंने कराया था, नहीं याद है तो अब बता दे रहा हूं, इसको याद करिएगा। तो बहुत गहरा मुद्दा है ये कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो वह लोकपाल की अदालत में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा शक्ति उस कानून के द्वारा उस संस्था को नहीं प्राप्त है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा। तो सवाल यह उठता है कि क्या न्यायपालिका को और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए न्यायिक सुधारों की आवश्यकता है? पहले निबंध में आप लिखेंगे हाँ, और फिर क्या क्या न्यायिक रिफॉर्म। कल भी मैंने विस्तार से टॉपिक में बताए थे क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए, कॉलेजियम को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, वो सारी बातें अगर आपको याद हो तो आज भी मिल जाएगा। तो मुझे बताएं, क्या पहला जो विषय मैंने डिस्कस किया कि भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका, क्या यह जनता के प्रति उत्तरदायी है? आप समझ पाए? अब अगर समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों, तो दूसरा मुद्दा आपके सामने आता है। न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बल्कि उसे क्या करना है? होते हुए दिखना भी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? होते हुए दिखना भी चाहिए। यानी न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। होते हुए का मतलब क्या है भाई? ट्रांसपेरेंसी। क्या आप बताइए, होते हुए का मतलब क्या हो गया? ट्रांसपेरेंसी हो गया कि नहीं? सीन टू बी डन का मतलब क्या? ट्रांसपेरेंसी हो गया कि नहीं? पारदर्शिता। भाई दिखे कि आप क्या कर रहे हो। इन हाउस जांच हो रही तो मीडिया में आए कि इन हाउस जांच ने फर्स्ट स्टेप में ये किया, सेकंड स्टेप में ये किया, इस प्रकार की चीजें। ठीक है, तो ये आपके सामने आता है। अब आपके सामने आता है कि यानी ये जब ट्रांसपेरेंसी की बात, यानी इस पूरे निबंध में ट्रांसपेरेंसी की बात है, तो आपके मन में आएगा सर न्याय की पारदर्शिता क्यों आवश्यक है? न्याय की पारदर्शिता इस निबंध की ये मेन थीम है। अगर जो समझ गया कि न्याय की पारदर्शिता क्यों आवश्यक, अरे भैया पारदर्शिता क्यों? मैं जो पढ़ा रहा हूं अगर उसके बारे में आपको हर चीज नहीं बताऊंगा कि सोर्सेस क्या है, कहां से पढ़ा रहा हूं, हिंदू, बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस, तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि सर के जो तर्क है वो बिल्कुल वैलिड है? अभी आप विश्वास कर लेते हैं, आपको लगता है कि यार हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी की बात है तो अभी से विश्वास करना चाहिए। तो न्यायपालिका की विश्वसनीयता जनता के विश्वास पर टिकी होती है, इसलिए न्याय की पारदर्शिता आवश्यक है। यदि
न्याय प्रणाली पारदर्शी नहीं होगी तो लोग इसे निष्पक्ष नहीं मानेंगे, इसलिए न्याय की पारदर्शिता आवश्यक है। न्यायपालिका को सरकार, मीडिया और आम जनता के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए, इसलिए न्यायपालिका की पारदर्शिता आवश्यक है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि अगर भाई पारदर्शिता चाहिए और अभी कमी है, कमी कैसे है? ढेर सारे मुद्दे आपके सामने यशवंत वर्मा केस से खुले, तो आप कहेंगे भाई कमियां हैं तो कुछ सुधार किया जाए, यानी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधार। पहला, लाइव स्ट्रीमिंग होती है अभी भी, जैसे मैं लाइव स्ट्रीमिंग पहले किया करता था ना, जैसे अभी लाइव स्ट्रीमिंग है आपके बच्चों के लिए, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग शब्द पकड़े कंपलसरी, अनिवार्य की जाए। जैसे आपका कंपलसरी हिंदी और कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता, अनिवार्य की जाए, ऑप्शनल ना हो। ऑप्शनल होने पे फिर वो करते हैं नहीं करते। दूसरा, कॉलेजियम प्रणाली में सुधार किया जाए। क्या क्या कल भी बताया, आज भी अभी आपको कंटेंट में मिल जाएगा। और तीसरा, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए, मीडिया में आए और अंतिम न्यायिक फैसलों का आसान और सुलभ भाषा में अनुवाद हो, जिसे आम जनता भी समझ पाए। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए। एक बार बच्चे बताएं, समझ में आ गया ये वाला टॉपिक भी कैसे डील करना है? यानी आपको मैंने क्या बताया, इतना गंभीर टॉपिक और मैंने एक लाइन में इसको आपको समझा दिया कि बेटा इसका मतलब है ट्रांसपेरेंसी, इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही। अब आता है तीसरा, न्याय में देरी अन्याय के समान है। न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और कुशलता की आवश्यकता है। जस्टिस डिलेड इन जस्टिस डिनाइड, द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी। सेम वही बात आ रही कि नहीं? तो न्याय में देरी स्वाभाविक व न्याय के समान है। तो न्याय में देरी को आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे कि भारत में पेंडिंग केसेस, तो सबसे पहले पेंडिंग केसेस पीसी 5 करोड़ से ज्यादा मामले, सुप्रीम कोर्ट में 70,000 से ज्यादा कितनी बार पढ़ा चुका हूं, हाई कोर्ट में 59 लाख से ज्यादा मामले, जिला अदालतों में 4.5 करोड़। बाप रे बाप। अब अगर न्याय में देरी होती है, आपने डेटा दिया, तो इसका इंपैक्ट क्या होता है बेटा? कैसे ये अन्याय के समान? अब इंपॉर्टेंट है, न्याय में देरी मैंने बताया, अब अन्याय के समान कैसे? मेरे प्यारे बच्चों, गरीब और वंचित वर्गों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता इन पेंडिंग केसेस के कारण, इसलिए यह अन्याय के समान है। दूसरा, राजनीतिक मामलों में सालों तक फैसला नहीं आता, जिससे अपराधी चुनाव लड़ते हैं, यह अन्याय के समान है। अर्थव्यवस्था और व्यापारिक विवादों में न्याय प्रक्रिया की देरी से आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होता है, यह अन्याय के समान है। आप देख सकते हैं। अब आता है कि अगर ऐसा है तो क्या किया जाए? कुशल बनाया जाए, यानी ट्रांसपेरेंट और अच्छा बनाया जाए। तो वही जो आपने पीछे पढ़ा, डिजिटल न्याय प्रणाली और ई कोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, लाइव स्ट्रीमिंग बढ़ाई जाए, जजों की संख्या बढ़ाई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट और मैकेनिज्म सिस्टम, जो मध्यस्थता होती है, मध्यस्थता तंत्र को मजबूत किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए। ठीक है, आई होप अब आप इस विषय को बहुत अच्छे से, यानी तीनों विषयों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। एक बार मुझे आप सब लोग बताएं बच्चे, क्या तीनों विषय आप बहुत अच्छे से समझ गए? सभी लोग बताएंगे। बिहार और यूपी पीसीएस का जो मेंस लिख रहे हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि आपके लिए इसमें ज्यादा पोटेंशियल है। अब ऐसे न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। बाबा साहब अंबेडकर के स्टेटमेंट से मैंने शुरुआत की है। न्याय में पारदर्शिता के बिना कानून केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के हाथों की तलवार बन जाता है। तो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में क्या कॉलेजियम आ जाएगा कि नहीं? आप स्वयं विचार कीजिए, क्या कॉलेजियम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहां यही कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम न्याय की बात करते हैं तो वह केवल अदालतों में फैसलों तक सीमित नहीं रहता। यानी अब आप देखिए, निबंध का एस्पेक्ट्स मैंने बड़ा कर दिया समझाने में। मैंने जुडिशरी 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 पर फोकस किया, क्योंकि हमारा आर्टिकल वही था। लेकिन यहां मैंने देखिए कैसे, क्योंकि क्या केवल जुडिशरी के फैसलों तक रहेगा? नहीं, इसका एक व्यापक आयाम होगा। न्याय का प्रभाव राजनीति, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था और वैश्विक विकास में भी दिखना चाहिए। क्या न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है? क्या न्याय केवल अमीर और सत्ता में बैठे लोगों के लिए उपलब्ध है? क्या न्यायिक फैसले समाज में न्याय को प्रतिबिंबित करते हैं? आज हम देखते हैं कि भारत में न्यायपालिका की पारदर्शिता
प्रशासनिक जवाबदेही, आर्थिक असमानता, भूख, गरीबी, मानवाधिकारों का उल्लंघन और वैश्विक संस्थाओं की निष्क्रियता जैसे मुद्दों ने इस बहस को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है कि न्याय केवल किया नहीं जाना चाहिए बल्कि उसे होते हुए भी दिखना चाहिए। प्रमुख प्रश्न जो इस निबंध में विचारणीय है, यानी कैसे प्रश्नवाचक शैली में निबंध लिखे आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न क्या होते हैं ना, फिर आपको आगे जाकर के इन्हीं पर लिखना होता है, एक एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। क्या भारतीय न्यायपालिका न्यायिक प्रक्रिया और जवाबदेही के सिद्धांतों पर खरी उतरती है? पहला। दूसरा, न्याय की प्रक्रिया में कॉलेजियम प्रणाली, न्यायिक कदाचार और आंतरिक जांच की भूमिका क्या है? तीसरा, क्या विधायिका और कार्यपालिका की निर्णय प्रक्रियाएं न्याय को प्रतिबिंबित करती हैं? क्या सामाजिक न्याय केवल एक संवैधानिक आदर्श बना हुआ है या वास्तविकता में लागू हो रहा है? क्या आर्थिक न्याय सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? क्या अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्थाएं और संधियां, यूएन, आईसीसी, आईसीजे वैश्विक स्तर पर न्याय सुनिश्चित कर रही है? क्योंकि न्याय में हमने ग्लोबल ऑर्डर को भी पकड़ लिया, आप देख सकते हैं 360 डिग्री IQIP। न्याय की पारदर्शिता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बीच में क्या संबंध है? यानी अगर यहाँ इधर अच्छा होगा तो क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट भी अचीव कर पाएंगे? क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और अन्य वैश्विक रिपोर्ट्स न्याय की असफलता को दर्शाती हैं? अब जरा इन प्रश्नों को देखिए और एक बार पढ़िए। अभी तो मैंने पढ़ दिया, एक बार आप पढ़िए और देखिए कितनी गहराई है इस निबंध को लिखने में। आप जरा देखिए, एक बार आप लोग इसको ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि पढ़ना पढ़ाने का मतलब होता है कि आप ऑब्जर्व कीजिए, आप सीखिए। एक बार मैं 30 सेकंड का, 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं, एक बार आप लोग देखिए। ठीक है, तो यही गहराई आपको ऐसे में बिहार पीसीएस में 100 में से 90 नंबर तक दिला सकती है। एक ऐसे की बात करूं, यूपी पीसीएस में 125 में भी 90 से 95 आपको दिला सकती है। तो आपकी लेखनी में गंभीरता, लेकिन अब ये कैसे आएगी? ये इसका एक ही रास्ता है कि भाई ऐसे वगैरह पर आपको, क्योंकि ऐसे एक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप ही नहीं हो पाया, अब मैं उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप सबका सपोर्ट रहेगा तो डेवलप हो जाएगा। बड़ी गहरी चर्चा की आवश्यकता होती। अब आता है, यानी पहला, क्या भारतीय न्यायपालिका पारदर्शिता के मानकों पर खरी उतरती है? पहला वाला। अब एक एक प्रश्न को देखिए कैसे डिस्कस किया गया। मैं एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, एक प्रश्न पढ़ रहा हूं, बाकी उसी पैटर्न पर होगा। आई थिंक आपको फिर उसको स्वयं समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। एक मैं आपको दिखाता हूं। जब न्याय में पारदर्शिता नहीं होगी, यानी एक स्टेटमेंट है जस्टिस BR कृष्णअय्यर का, तो कानून केवल शक्तिशाली वर्ग की संपत्ति बनकर रह जाएगा। ऐसे कुछ कोटेशंस आपको याद रखने पड़े। भारत में कोलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता की कमी से न्यायपालिका पर जनता का विश्वास कमजोर हुआ है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का असफल होना न्यायपालिका और सरकार के बीच शक्ति संघर्ष को दर्शाता है, यह भी बताया गया। नवीनतम उदाहरण 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉलेजियम की बैठक के विवरण सार्वजनिक करने का निर्णय एक सकारात्मक पहल मानी जा सकती है। आप देख सकते हैं, यानी ट्रांसपेरेंसी का एक उदाहरण भी मैंने पॉजिटिव दे दिया है। फिर आता है भारत की स्थिति वैश्विक रिपोर्ट में कैसे है, आप देख सकते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम कहां हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कहां है, वर्ल्ड जस्टिस हम कहां हैं, ये सारी चीजें आपके सामने। ठीक है, तो न्याय का मतलब सामाजिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी है। तो अब आता है सामाजिक न्याय के अभाव के उदाहरण। भीमा कोरेगांव मामला, क्या दलितों को समान न्याय मिलता है? हाथरस बलात्कार कांड, क्या लैंगिक न्याय केवल किताबों तक सीमित? मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी सफाई कर्मचारियों की स्थिति, क्या सामाजिक न्याय केवल नीतियों तक सीमित है?
राजनीतिक न्याय और लोकतंत्र में पारदर्शिता, क्या राजनीतिक दल न्याय को सुनिश्चित कर पाते हैं? चुनावी बांड घोटाला, ये सारी चीजें, समाधान क्या हो सकते हैं? चुनाव आयोग को अधिक स्वतंत्र और पारदर्शी बनाया जाए, राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता लाई जाए, सरकार से जुड़े भ्रष्टाचार की निष्पक्ष और न्यायिक जांच। यानी न्याय में मैंने सारा न्याय पकड़ लिया, ध्यान से समझिएगा, केवल न्यायपालिका वाली बात नहीं। आर्थिक न्याय और असमानता, क्या भारत में सभी को समान आर्थिक अवसर मिलते हैं? ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या कहती है? भारत में 1% अमीरों के पास 40% से अधिक लोगों के बराबर संपत्ति है। क्या एमएसएमई और गरीब तबकों को न्याय मिल रहा है? आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय और वैश्विक संस्थाएं, क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाएं निष्पक्ष हैं? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, क्या वैश्विक मानवाधिकार न्यायसंगत तरीके से लागू होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, क्या केवल कमजोर देशों के नेताओं पर मुकदमे होते हैं? तो निष्कर्ष, यानी न्याय केवल एक सिद्धांत ही नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। न्याय केवल अपराधियों को दंड देने तक सीमित नहीं बल्कि समाज में नैतिकता, पारदर्शिता और समानता की स्थापना का माध्यम, ऐसा महात्मा गांधी कहते। आज हम ऐसे समय में खड़े जहां न्याय केवल कानूनी प्रक्रियाओं का विषय नहीं बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक उत्तरदायित्व बन गया। यदि न्याय पारदर्शी नहीं होगा तो समाज में असमानता, भ्रष्टाचार और अविश्वास की भावना प्रबल हो जाएगी। न्याय के लिए नवाचार, यानी अब आप निष्कर्ष में देख सकते हैं, नए पॉइंट दे रहे हैं, चूंकि मेन फोकस मैंने इस निबंध में इसी पर किया। न्याय को और अधिक प्रभावी, त्वरित और पारदर्शी बनाने के लिए नवाचार और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल जस्टिस सिस्टम आपके सामने मैंने रख दिया, देख सकते हैं। यानी पहला पॉइंट हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल जस्टिस सिस्टम। दूसरा, सतत विकास लक्ष्यों के साथ न्याय का एकीकरण कर दिया जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16, शांति न्याय, देख सकते हैं इसमें भी न्याय की बात की गई थी, ठीक है। और इसमें न्याय में सुधार के सुझाव, न्यायपालिका और विधायिका के बीच पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाना, जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16 को प्राप्त कर सके। लैंगिक समानता, एसडीजी 5, एसडीजी 10, असमानता में कमी। तो यही कहा गया, असमानता में कमी, यानी जो गरीब और समाज के हाशिए पर खड़े लोग हैं उनको कानूनी सहायता बढ़ाई जाए, ये सारी बातें। न्यायिक शिक्षा और सुलभ न्याय, आर्थिक और पर्यावरणीय न्याय भी यहां लिखा हुआ है। पर्यावरणीय मुकदमों के निपटारण के लिए ग्रीन, जो हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके साथ साथ ग्रीन कोर्ट्स का गठन किया जाए, कार्बन टैक्स लगाए जाए, बड़ी कंपनियों की जवाबदेही तय की जाए, ये सारी बातें। फिर अंत में आता है वैश्विक न्याय प्रणाली से भारत क्या सीख सकता है। यूके और कनाडा की तरह जुडिशियल कंडक्ट ऑफिस का गठन किया जाए जिससे न्यायाधीशों की जवाबदेही तय हो सके। सिंगापुर की तरह त्वरित न्याय प्रणाली को अपनाया जाए जिससे केस पेंडेंसी को कम किया जा सके। स्कैंडिनेवियन देश यानी नॉर्वे, स्वीडन की तरह सामाजिक न्याय को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी जाए। अंतिम निष्कर्ष, किसी भी राष्ट्र की पहचान इस बात से होती है कि वहां कमजोर व्यक्ति को कितना न्याय मिलता है। नेल्सन मंडेला। यदि भारत को एक सशक्त, लोकतांत्रिक और न्यायप्रिय राष्ट्र बनाना है तो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन एवं पारदर्शिता स्थापित करनी होगी। इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल, त्वरित और सुलभ बनाया जाना चाहिए ताकि न्याय केवल किया ही न जाए बल्कि होते हुए भी वह दिखे। यानी न्याय वह धुरी जिस पर लोकतंत्र घूमता है, यदि वह कमजोर हुआ तो पूरा तंत्र चरमरा जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर। आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप 3-4 बार पढ़िए, इस कंटेंट को अपने दिमाग में रखिए। इसी पैटर्न पर इंग्लिश में यह निबंध लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, ठीक है। अब तो अगला पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप समझ के। भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका क्या जनता के प्रति उत्तरदायी, यानी एक अच्छी सी भूमिका, ठीक है। ढेर सारे प्रश्न और उसके बाद फिर उन प्रश्नों पर पूरा डिटेल्ड लेक्चर, और लगभग चीजें रिपीट हो जाएंगी, आप देखिएगा, ठीक है। लगभग चीजें रिपीट होंगी क्योंकि टॉपिक वही है, ठीक है। अब दूसरे वाले में मैंने ये भी बता दिया है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, मैंने ये भी बता दिया कितने शब्द में मैंने दिया है। भूमिका 150 से 200, न्यायपालिका का उत्तरदायित्व सिद्ध करने वाले फैसले 350 से 400, न्यायपालिका की जवाबदेही पर सवाल उठाने वाले मुद्दे 250 से 300, सतत विकास लक्ष्य और न्यायपालिका की भूमिका 200 से 250, वैश्विक रिपोर्ट और न्याय व्यवस्था इतना, निष्कर्ष और सुधार के सुझाव। आप इसमें चाहे तो ट्रिपल तलाक केस, इंटरनेट बंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, उआपा और न्यायपालिका की भूमिका को भी सुनिश्चित कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
ठीक है, अगर आप थोड़ा और बड़ा लिखना चाहते हैं एकेडमिक्स वगैरह में, ठीक है, 1200 शब्दों तक सीमित करना चाहते हैं तो कुछ चीजें हटा सकते हैं, यानी पूरी टेक्निक यहां पर बता दी गई। ठीक है बच्चों, बस यही आपको। फिर तीसरा ऐसे आपके सामने देख सकते हैं, न्याय में देरी अन्याय के समान है, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और कुशलता आप देख सकते हैं, यानी भूमिका। ठीक है, और इसकी भूमिका लंबी क्यों है, क्योंकि इसको कहानी के द्वारा बनाया गया। याद रखेगा, जो भूमिका थोड़ी लंबी दिखेगी उसमें कहानी बनी हुई है, याद रखेगा। जैसे इसको दिखाता हूं, न्याय में देरी का अर्थ किसी व्यक्ति को उसका उचित अधिकार और संरक्षण सही समय पर नहीं मिल पा रहा। यह स्थिति लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना के विरुद्ध जाती है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने कहा था, अगर न्याय में देरी होती तो वह न्याय से वंचित करने के समान। ये सारी बातें। और फिर राम एक युवा नागरिक, यार मुझे समझ नहीं आता कि हमारे देश में कोर्ट के फैसले आने में इतना समय क्यों लगता है। क्या यह सही है कि एक गरीब किसान की जमीन के मामले में फैसला 20 साल बाद आए, जब वह खुद ही इस दुनिया में नहीं रहेगा। श्याम एक लॉ स्टूडेंट है। हाँ राम, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, न्याय में देरी अन्याय के समान है, या सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि भारत में आम लोगों के लिए कड़वी हकीकत बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लाखों मामले लंबित हैं और लोअर कोर्ट्स में करोड़ों। तो ऐसे ही निबंध हैं जो बच्चे मैंने अलग अलग पैटर्न पर बनाए, फिर क्वेश्चन और फिर उसके बाद एक एक चीज का एनालिसिस। और सबसे बड़ी चीज इसमें जो मैंने टेबल बनाने की कला सिखाई है निबंध में, ये आपको बहुत मदद करेगी। ये इस प्रकार के टेबल्स आप इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कंटेंट ऑलमोस्ट वही है, देख सकते हैं, वही सारे स्टेटमेंट हमेशा घूम घूम करके आएंगे। पॉइंट इज क्लियर। तो ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम तैयार है। अब इसके बाद स्टार्टिंग में तीनों टॉपिक जो भी थे उनको सामी फैक्टर पर बना भी दिया है, तो वहां पर आपको कुछ दिमाग लगाने की भी जरूरत। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब यहां पर पीवाईक्यूज भी कुछ लिखे हुए हैं, तो पहले सामी फैक्टर पर आपको बता दूं, न्यायिक नियुक्तियों और कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की आवश्यकता। तो वही है, क्या मामला है, क्यों न्यूज में, यानी तीनों सामी पैटर्न पर बना दिए गए हैं। एस्पेक्ट्स, कॉलेजियम सिस्टम, एनजेएसी जो कि 2015 में स्ट्रक डाउन कर दिया गया, ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ये तैयार है। तो आपको फिर दूसरा और तीसरा टॉपिक 2 आप देख सकते हैं, न्यायिक आंतरिक जांच का मतलब क्या है, क्या। ठीक है, आंतरिक जांच समिति गठित की गई है, तो ये सारी चीजें कौन कौन होगा उसमें आप देख सकते हैं। आंतरिक जांच का नेतृत्व कौन करता, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये सारी चीजें तो ये भी बता दिया गया। इन हाउस इंक्वायरी सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, और अगर इनको दोषी पाया गया तो क्या क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी आप देख सकते हैं। फिर इन हाउस की आलोचना भी की गई है कि भाई इसकी क्या क्या आलोचना है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी, क्योंकि वही लोग होते हैं। तो सारी चीजें आपके लिए, ठीक है ना। फिर वैश्विक स्तर पर आप कंपेयर करने का कंटेंट भी इसमें है, तो आप देख सकते हैं। तो यानी किसी चीज में कोई कंजूसी नहीं है। भले मैंने परसों भी पढ़ाया, कल भी पढ़ाया इसको, लेकिन उसके बाद भी इसमें आज भी कंटेंट डाला गया। ऐसे 2021 में पूछा, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिस, यानी ऑब्वियस है बेस्ट प्रैक्टिस से भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वही है कि कॉलेजियम प्रणाली एक बेस्ट प्रैक्टिस है, लेकिन हम उससे भी कुछ और अच्छा कर सकते हैं, और वो है कॉलेजियम में ट्रांसपेरेंसी लाना, एनजेएसी जैसी चीजों को आगे बढ़ाना। तो इसको भी आप आई होप समझ गए कैसे इंटरलिंक करना। वे सपने जो भारत को सोने ना दे, यानी यही जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा जो पूरा मैंने डिस्कस किया। न्याय में देरी, जितने भी टॉपिक मैंने डिस्कस किए इसे वो सब इसमें आ जाएंगे। न्यायिक सक्रियता और भारतीय लोकतंत्र, जुडिशियल एक्टिविज्म आप देख सकते हैं सीधा सीधा जुड़ा ही हुआ। भारत में लोकतंत्र ने कितनी सफलता प्राप्त की है, तो स्वाभाविक है ये डेमोक्रेसी के, जैसे मैंने ढेर सारे सुप्रीम कोर्ट के केस बताए, तो वो क्या हो गए, ऑब्वियस है वो सफलता है। जो वह अच्छा नहीं कर पाए, जो चैलेंजेस हैं, वो असफलता नहीं है, वो लिखना है। ठीक है, बी में ब्रेव ह्यूमन लॉस बट कैन नॉट रेजिस्ट नेचुरल लॉ, हम मानवीय नियमों का तो साहस पूर्वक सामना कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं करते।
प्राकृतिक नियम क्या है कि सभी मानव प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से स्वतंत्र पैदा हुआ और उसके अपने मूल अधिकार हैं, संविधान में देने से पहले भी। पर अगर हम न्याय में देरी करते हैं तो उनके उन प्राकृतिक अधिकारों को नहीं दे पाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से यह निबंध यही कहता है कि प्राकृतिक नियमों का अगर आप प्रतिरोध करेंगे तो स्वाभाविक है लोकतंत्र कभी सफल नहीं होगा, उसके सामने चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती। तो न्याय क्या है और न्याय में देरी क्या है, मैंने विस्तार से आपको बता दिया। फिर 2020 में आपसे पूछा था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, यानी जीडीपी नहीं है, तो सामाजिक न्याय कैसे करेंगे। लेकिन अगर जीडीपी है और अगर आप सामाजिक न्याय नहीं करते हैं तो फिर आपकी जीडीपी बेकार। तो स्वाभाविक है, जो भी हमने पढ़ा उस हिसाब से देखें तो सामाजिक न्याय की एक बड़ी सीमा मैंने आपको बता ही दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई बच्चों। और कल भी मैंने बताया था एथिक्स ऐसे वगैरह, तो उसमें आपको जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, आई होप अब पूरा टॉपिक आपको 100% मजा आ गया होगा, क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया तो फिर ये थोड़ा सा परेशान करूं आप लोगों को विज्ञापन करके। अभिव्यक्ति आईएएस IQ IP एडू लैब लैडर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम, यानी 1 अप्रैल से मेरे प्यारे बच्चों कोर्सेज जो स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहला कोर्स होगा स्वाभाविक रूप से यूपीएससी का, और टारगेट ईयर 2026, 27, 28 हर चीज यहां डिटेल्ड में है, इसी पैटर्न पे हम चलेंगे। कोर्स नंबर 2 बीपीएससी का है, आप देख सकते हैं, और कोर्स नंबर 3 यूपी पीसीएस, और अब महाराष्ट्र पीसीएस, और ये सारे पीसीएस वाले बच्चे भी आकर के जुड़ सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल करके मैसेज करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। और ये पर्सनल मेंटोरशिप है जिसमें मैं हर एक बच्चे के लिए पर्सनल अपने साथ, यानी उसमें टीम का कोई रोल नहीं है, पहले ही बता दूं, यहाँ पर टीम का कोई रोल नहीं है, यानी मैं और मेरी एआई की टीम, ये दोनों मिल करके आपको पर्सनल कस्टमाइज मेंटोरशिप देते हैं, जो मुझे लगता है कि ऑब्वियस है सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि आपके पास एक मास्टर होना ही चाहिए, मैं ना हूं कोई और भी, लेकिन आपको एक रखना पड़ेगा। और जो 12वीं पास करके आ रहे हैं या 26, 27, 28 के लिए करना चाहते हैं, पर्सनलाइज मेंटोरशिप, यानी एवरीथिंग उनके अपने हिसाब से बनेगा। उनके किसी को 26 में देना है, किसी को 27, 28, 29, लेकिन सबके लिए एक ही पैटर्न पे हम लोग कोचिंग क्लासेस लेते हैं, वो सही नहीं। 28 वाले को अलग अप्रोच, 27 वाले की अलग अप्रोच, 26 वाले की अलग अप्रोच, 25 वाले की अलग अप्रोच, तो कस्टमाइज प्लान बनाया जाता है। और इन नंबरों पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पर्सनल मेंटोरशिप में। ये हमारा लर्निंग ऐप, इसको आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आते हैं यानी प्रीलिम्स का तड़का जो दिया जाता है, आज कौन सा तड़का